भारत के महावीर आला ऊदल की वीर गाथा के एपिसोड 57 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपका ध्यान उसी प्रसंग से जोड़ रहा हूं जहां बनाफरों की सेना सुसज्जित होकर के खड़ी हुई है और प्रतीक्षा कर रही है राजा परमाल के आदेश का। महाराज परमाल कब आदेश जारी करें कूच करने का और सेना सिरसा के लिए प्रस्थान करें। देखिए श्रोताओ, सुसज्जित वीर आला ऊदल, मलखान, ढेवा, ताला सैयद ऐसे वीर योद्धा खड़े हुए हैं और तभी महाराज परमाल ने उस सेना को निहारा तो राजा परमाल का रोम रोम प्रफुल्लित हो उठा। वीरों से सुसज्जित वह सेना जो अपने पूर्वजों की उस धरोहर को वापस प्राप्त करने के लिए जा रही है जिसको कुछ समय पहले पृथ्वीराज चौहान ने छीन लिया था। महाराज परमाल ने वीर ऊदल से और वीर मलखान से कहा कि जाओ पुत्रों, विजयी होकर के लौटना। सिरसा हमारा था और हमारा होना चाहिए। वीर आला ऊदल, मलखान तीनों महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं और सेना को कूच करने का आदेश दे देते हैं। उन वीरों की सुसज्जित सेना आगे बढ़ी जा रही है। 2 दिन का सफर करने के बाद सेना ने लगातार सफर किया, दिन रात चलती रही और 2 दिन का सफर करने के बाद सिरसा के नजदीक आ जाती है। जब सिरसा 1 कोस दूर रहा तो आला कहने लगे कि यहीं पड़ाव डाल दो, यहीं सेना को रोक दो और यहां शिविर की व्यवस्था की जाए। वहीं पर आला के आदेशानुसार सेना रोक दी गई और सेना को रोक करके वहां तंबू लगा दिए गए और सेना को विश्राम करने के लिए ठहरा दिया गया। दूसरे दिन प्रातःकाल हुआ तो आला ने अपना दरबार लगाया। दरबार लगाने के बाद आला कहने लगे कि बताओ वीरों, सबसे पहले क्या किया जाए। तो वीर मलखान कहने लगे कि भाई आला, नियम यह कहता है कि पारथ के लिए एक पत्र भेजो और उस पत्र में लिखो कि सिरसा हमारा था और हमारा रहेगा। आपने उस पर कुछ समय राज्य किया, कोई बात नहीं है। यदि आज भी आप सिरसा को खाली करके चले जाते हैं तो हम आपको प्राण दान दे देंगे। आप शीघ्रता से सिरसा को खाली कर दें। सिरसा दुर्ग पर हमारा अधिकार है। देखिए श्रोताओं, मलखान की बात संपूर्ण सभा को बहुत अच्छी लगी और वीर आला ने एक पत्र लिया और उस पत्र में सम्मानजनक शब्दों में पारथ को एक पत्र लिखा कि वीर पारथ, हम तुम्हारा सम्मान करते हैं, परंतु सिरसा हमारा था और हमारा रहेगा। आप यथाशीघ्र सिरसा को खाली कर दो, अन्यथा युद्ध करने के लिए तैयार रहो। पत्र लिखा, नीचे हस्ताक्षर किए और एक पत्रवाहक को बुलाया और भेज दिया सिरसा के लिए। जब वह पत्रवाहक सिरसा के दुर्ग पर आया तो वहां द्वारपालों ने पूछा कि तुम कौन हो। तो कहने लगे कि मैं महोबे के राजा परमाल का एक वीर सैनिक हूं, पत्र लेकर के आया हूं, तुम्हारे राजा पारथ से मिलना चाहता हूं। द्वारपाल ने पारथ से जाकर के कहा कि एक महोबा का सैनिक एक पत्रवाहक पत्र लेकर के आया है। तो पारथ कहने लगा अंदर आने दिया जाए। जब वह पत्रवाहक राजा की सभा में पहुंचा और अपना पत्र थमाया तो पत्र को पढ़कर के पारथ विचलित हो उठा। पारथ मन में विचार करने लगा कि 2 दिन पहले मुझे मलखान ने पराजित किया था और फिर महोबा की सेना सिरसा पर आ धमकी। मुझे महाराज पृथ्वीराज को इसकी सूचना देनी चाहिए कि महाराज, महोबा वालों ने सिरसा के दुर्ग को घेर लिया है। देखिए श्रोताओं, उस पत्रवाहक को तो भेज देता है पारथ कि जाओ कह देना बनाफरों से हम युद्ध करेंगे, सिरसा को कभी नहीं देंगे उन्हें। और उधर एक सैनिक को बुलाया और पत्र लिख करके महाराज पृथ्वीराज के पास भेजा और वह पत्रवाहक जितना शीघ्र हो सका उतना शीघ्रता से दिल्ली पहुंचा।
और दिल्ली में पृथ्वीराज को वो पत्र थमाया। पृथ्वीराज ने उस पत्र को पढ़ा तो क्रोधित होकर के धांधु को बुलाया और धांधु से कहा, वीर धांधु, अब तुम्हारा बदला लेने का समय आ गया है। सेना लेकर के तुम सिरसा जाओ और वहां पर तुम्हारे अग्रज आला ने चढ़ाई कर दी है। वहीं तुम्हें ऊदल और मलखान से युद्ध करने का अवसर भी प्राप्त होगा। जाओ, वीरता पूर्वक सिरसा दुर्ग की सुरक्षा करना, यह तुम्हारा दायित्व है। देखिए श्रोताओं, 1,00,000 सैनिक लेकर के संयमनी राय और धांधु दोनों चल देते हैं। देखिए श्रोताओं, उधर वीर आला ने अपना दरबार लगाया। दरबार में 7 पान का बीड़ा डलवाया और कहा कि कौन सा वीर योद्धा कल पारत को बंदी बना करके लाएगा। तो देखिए श्रोताओं, वीर मलखान और ऊदल खड़े हो जाते हैं कि महाराज आप चिंता ना करें, हम दोनों भाई कल आपकी सेवा में, आपके चरणों में उस दुष्ट पारत को ला करके डाल देंगे। हमारे साथ सेना भेजी जाए। महाराज आला ने, क्योंकि आला भी मांडलिक राजा थे, मांडलिक आला ने आदेश दिया कि सेना को सुसज्जित किया जाए और उसका प्रधान सेनापति मलखान को नियुक्त कर दिया गया और उनके साथ सहायता के लिए ढेबा, ताला सैयद, मलखान जैसे वीर योद्धाओं को भेज दिया। सेना युद्ध के मैदान में पहुंच गई और उधर जब पारत को पता लगा तो पारत भी अपनी सेना के साथ दुर्ग से बाहर निकल के युद्ध करने के लिए आ गया। दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने मैदान में खड़ी हुई है और तभी पारत के सामने घोड़ा को ले जा करके मलखान कहने लगा, अरे दुष्ट पारत, तू नहीं जानता था कि तूने किससे दुश्मनी मोल ली है और अब इसका परिणाम तू भोगने के लिए तैयार रहे। तू जीवित नहीं बचेगा, मारा जाएगा, या तो इस सिरसा खाली कर दे। यह सिरसा मेरे पिता के अधिकार क्षेत्र में था, तुम्हारा नहीं था। तुम्हारे महाराज पृथ्वीराज चौहान ने तो इसको राज्य विस्तार की नीति से हड़प लिया था। देखिए श्रोताओं, दोनों ओर से कुछ समय बातें बनी और फिर युद्ध आरंभ हो गया। भयंकर युद्ध होने लगा। दोनों पक्षों की सेनाएं भिड़ गईं। हाथी वाले से हाथी भिड़ गया, घोड़ा वाले से घोड़ा वाला भिड़ गया, पैदल से पैदल भिड़ गया। और पारत के मोहरा पर वीर मलखान और पारत में युद्ध हुआ। पारत का शरीर भी पत्थर का बताते हैं और मलखान का शरीर भी वज्र का था। दोनों में भयंकर तलवार चल रही है, दोनों में भयानक जंग हो रही है। कोई किसी से हार नहीं मानता है। कभी महोबे वाले जवान भारी पड़ते हैं तो कभी वीर चौहान भारी पड़ जाते हैं। श्रोताओं, इस तरीके से उस युद्ध का वर्णन तो किया नहीं जा सकता, लेकिन बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है। और पहले दिन के युद्ध में जो पारत था अनिर्णित युद्ध करके वापस लौट आता है। ना किसी की जीत हुई और ना हार हुई। महोबे वालों की सेना भी वापस अपने शिविर में आ जाती है। और जब दूसरा दिन हुआ तब तक धांधु भी अपनी सेना के साथ सिरसा पहुंच जाता है और अब तो पारत की शक्ति दोगुनी बढ़ गई। धांधु जैसा वीर योद्धा, संयमनी राय जैसा वीर योद्धा, ताहर जैसे वीर उसमें आकर के सम्मिलित हो गए। परंतु जानता था ताहर कि कुछ समय पहले वीर आला के विवाह में महोबे वालों ने चौहानों को पराजित किया था और फिर भी वही स्थिति पैदा हो रही है। जब अगला दिन आरंभ हुआ तो युद्ध पुनः आरंभ हो गया और अब युद्ध एक विलक्षण तरीके से होने लगा। श्रोताओं, दूसरे दिन का युद्ध बड़ा विलक्षण था क्योंकि पृथ्वीराज की जो सैनिक सहायता थी वो सिरसा पहुंच जाती है। जो धांधु था, धांधु ने ऊदल के मोर्चा पर अपनी टेक संभाली और ताहर ने ढेबा से मोर्चा जमा लिया और मलखान से मोर्चा जमाने के लिए स्वयं पारत आ जाता है। बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। कभी महोबे वाले जवान भागते हैं तो कभी वीर चौहान भागते हैं। दोनों पक्षों के वीर योद्धा मर रहे हैं। कटकट वीर गिरे धरनी पर, बड़बड़ करें छत्री बार। 3 पैर तक बजो दुधारो और बह गई रक्त की धार।
वहां का जो मैदान था रक्त रंजित हो गया। पारथ के मोहरा पर वीर मलखान ने तेग उठाई और तेग उठा करके पारथ से कहने लगे कि पारथ, अब तुम जीवित नहीं रहोगे। देखिए, एक बार इस संसार को देख लो। जब पारथ में वीर मलखान ने अपनी तेग क्रोध करके मारी तो पारथ का शरीर पत्थर का था, कुछ नहीं हुआ। और फिर पारथ को क्रोध आया, पारथ ने वीर मलखान पर तेग चलाई तो मलखान का शरीर भी वज्र का था, तलवार टूट गई। देखिए श्रोताओं, जैसे ही पारथ की तेग टूटी तो मलखान ने पुनः आक्रमण किया और पारथ अपने प्राण बचा करके भागने लगा। उधर ढेबा ने ताहर को पटक लिया, ताहर की तेग टूट गई और ताहर भी रणभूमि से भागने लगा। और धांधु और वीर उदल जंग में जमे हुए थे, परंतु उदल के सामने धांधु की एक पेश नहीं चली। उदल ने धांधु को पछाड़ दिया, धांधु भी पराजित होकर के भाग रहा है और चौहानों की सेना एक बार फिर पराजित हो गई और पराजित होकर के चौहानों की सेना भागने लगी। वीर महोबे वालों का उस दुर्ग पर, जो उनके पूर्वजों का दुर्ग था, सिरसा का दुर्ग, उस पर आधिपत्य स्थापित हो गया। महोबा की सेना सिरसा दुर्ग में प्रवेश कर गई और चौहानों का पीछा करते हुए वीर आला, उदल, मलखान, ढेबा, ताला सैयद चले जा रहे हैं। चौहान सेना भागती चली जा रही है और चौहानों को 5 कोस दूर तक खदेड़ दिया। चौहान सेना पीठ दिखा करके भाग जाती है और सिरसा पर पुनः महोबे वालों का अधिकार हो जाता है। तो देखिए श्रोताओं, इस तरीके से वीर मलखान ने सिरसा पुनः छीन लिया और यह सूचना महाराज परमाल को भिजवा दी कि हे महाराज, आपके प्रताप से सिरसागढ़ आपके चरणों में अर्पित है, हमने सिरसा को विजित कर लिया है। जब महाराज परमाल ने यह सुना तो स्वयं महाराज परमाल सिरसागढ़ आते हैं और सिरसा के राज सिंहासन पर, क्योंकि सिरसा एक सामंती किला था, वहां सामंत रहते थे जो कि महोबा के अधीन थे, स्वयं अपने हाथों से वीर मलखान को वहां का राजा नियुक्त कर दिया, वहां का प्रभारी नियुक्त कर दिया और कह दिया कि वीर मलखान, ये तुम्हारे पिता के अधिकार क्षेत्र में था, अब तुम इस पर राज्य करोगे, आज से तुम यहीं रहोगे और यहीं पर सेना का संचालन करोगे। देखिए श्रोताओं, उस दिन से वीर मलखान सिरसागढ़ के अधिपति नियुक्त हो गए और एक विशेष सैनिक टुकड़ी मलखान के लिए भेज दी गई। मलखान को कोई सेना की आवश्यकता नहीं थी, अकेला ही सेनाओं पर भारी था। मलखान की तलवारबाजी का कोई मुकाबला नहीं था। श्रोताओं, अब तो महोबा का जो इतिहास है वो बदलने लगा। महोबा की ख्याति देश विदेशों में फैलने लगी और पराजित सेना चौहानों की महाराज पृथ्वीराज के पास पहुंची और पृथ्वीराज से पारथ ने जाकर के कहा कि हे महाराज, मुझे आपकी सहायता चाहिए, आप स्वयं आक्रमण करने के लिए चलें, आप सिरसा पर आक्रमण करें। तो पृथ्वीराज समझ जाते हैं, पृथ्वीराज बड़े विद्वान थे। पृथ्वीराज कहने लगे, नहीं पारथ, अब ये गलती नहीं करेंगे, सिरसा एक छोटा सा भाग है और उसके लिए हमें बहुत बड़ा रक्तपात करना पड़ेगा। महोबा से इस समय युद्ध करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। महोबा अपने चरम उत्कर्ष पर चल रहा है, इसलिए उन वीरों को पराजित नहीं किया जा सकता। बहुत बड़े रक्तपात से बचने के लिए हमें सिरसा की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें इस समय अपनी सैनिक सुरक्षा को मजबूत करना होगा, सुदृढ़ करना होगा और जब मौका मिलेगा तो फिर सिरसा पर आक्रमण करेंगे। श्रोताओं, इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान पारथ को समझा देते हैं और उधर मलखान सिरसा के अधिपति नियुक्त हो जाते हैं। महोबा में खुशियां मनाई जा रही है और महाराज परमाल की प्रसन्नता का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। अब देखिए श्रोताओं, यहां से आगे का वर्णन आपको अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।